हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये इसमें इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन पूरा नहीं लिखा हूँ, बुक में आपको मिल जाएगा वो डेफिनेशन। इसको हम लोग समझ लेते हैं थ्रू द एग्जांपल, फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा। एक बार अगर आप समझ गए कि कैसे होता है, अच्छा हाँ, इसमें आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके होने के बाद कि इसी तरह क्यों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में उसको सीखेंगे, उसका आंसर वहां पे दिया जाएगा कि क्यों इसी तरीके से होता है, किस तरीके से, वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पे, पहले वो मैं डिस्कस कर लूँ कि इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इस पर डिपेंड इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो पिछले साल आए हुए हैं एग्जामिनेशंस में। तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए इसका डेफिनेशन ये क्या है कि A इक्वल टू ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, B इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स, मतलब मल्टीप्लाई करना है तो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स तो चाहिए ही होगा, राइट। तो एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ए बी इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग अभी समझेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, m क्रॉस n है और यहाँ पे क्या ऑर्डर है, n क्रॉस p। तो आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा कि ये है m क्रॉस n और एक है n क्रॉस p, है ना। समझ में आ रही बात, मतलब ये क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम, है ना। और ये क्या है, फिर से रो क्रॉस कॉलम, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, यही है ना। ये m और n और p, यही m क्रॉस n इज रो क्रॉस कॉलम और ये फिर रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कि मैंने इंटेंशनली ये लिया है कि ये n और n, कहने का मतलब ये जो पार्ट है ये जब तक इक्वल नहीं होगा, अब जिस तरह से हम लोग बोल देते हैं कि 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 2 में क्या होगा 3 में क्या होगा तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता ना नंबर सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है तो दोनों मैट्रिक्स में एक चीज आपको चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, क्या कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं। ये जब इक्वल होगा तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ए को और इस बी को। ठीक है, और यहां पे पॉइंट नोटेड है कि ए को बी से गुना करना और बी को ए से गुना करना अलग अलग चीजें होती हैं। तो अभी हम लोग जैसे ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए कि इसका जो कॉलम नंबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये अगर आप समझ गए तो आधा काम आपका खत्म हो गया। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, देन ए बी इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये तो इक्वल हो गया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना, कुछ ना कुछ अगर आएगा तो उसका क्या होगा ऑर्डर, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ये बीच में ये दोनों खत्म हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ये n खत्म, m क्रॉस p बच गया वहां पे। इसी चीज को एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम लोग देखते हैं और फिर उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, फिर ये लाइन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये है ए, मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लिया हूं यहाँ पे, दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होगा। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल में ऐसा भी मैट्रिक्स लूंगा जिसमें वो कंडीशन नहीं होगा फुलफिल, और फिर वो दोनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पे ए है ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कैसे देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रोज, कितना है नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 1 और 2, तो 2 हो गया, ठीक, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, तो 2 क्रॉस कितना हो गया 3। ठीक है, अब बी है, बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, ये क्या है कॉलम 1 कॉलम 2, तो यानी कि ये क्या है 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखिए कि हमको निकालना है यहाँ पे ए और बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ए होगा फिर बाद में होगा। तो यहां पे आप इसको लिख के देखिए, ये जो है 2 क्रॉस 3 और ये जो बाद में बी वाला है ये है ए का और बी का क्या है 3 क्रॉस 2। ऐसे आपने लिख लिया, इजी होगा, ऐसे लिखने से आपको समझ में आएगी बातें। यहां पे आपको दिख गया कि ये जो 3 है भैया ये कॉमन है, कॉमन है तो दोनों को हम लोग ए बी निकाल सकते, और ए बी जब निकलेगा तो उसका क्या होगा ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आ गई बात समझ में ना, ए बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 है यहाँ पे 2 है। ठीक है,
बी ए के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग ए बी देख रहे हैं, ए इंटू बी। ठीक, तो अब बात ये आती है कि मल्टीप्लाई करना कैसे है, वो इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक, मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको गुना भाग आना चाहिए और कुछ इसमें करना ही नहीं, गुना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, बात खत्म है। इसमें क्या अब होगा कि ये देखिए, ith रो ऑफ ए, jth कॉलम ऑफ बी, कुछ नहीं करना, पहले शुरू कीजिए रो से। ठीक है, पहला रो, इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, समझ आ रही बात, इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, इसका मतलब ये पहला पोजीशन। अरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यही पोजीशन होगा। और ये पोजीशन होने के लिए अब क्या करना है कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना आपको। जैसे इसका अब क्या हो गया ऐसे, तो फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है यहां पे देखिए, 1 -2 3 है ना, और इसके फर्स्ट कॉलम में क्या क्या एलिमेंट है, 2 -1 4। आ रही बात समझ में। तो अब क्या होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, कैसे लिखूंगा, 1 × 2, 1 × 2 प्लस, समझ आ रही बात। अब इसका सेकंड, ये वाला एलिमेंट 2 और इसका ये वाला -1, इसको कर लेते हैं। ये क्या है यहाँ पे, -2 × यहाँ पे क्या है, -1। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, 3 है ना, तो ये 3 है, तो इसका यहाँ पे 4 है, तो 3 + 3 × कितना 4 हो गया। तो ये जो टोटल इतना दूर, ये जो एलिमेंट, जो रिजल्ट आएगा इसका, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट हो गया। आ रही बात समझ में। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम जब करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यहां पे आएगा एक एलिमेंट। आ रही बात समझ में, मतलब ऐसे पढ़िए बस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यहां पे आएगा। तो अब क्या होगा, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करना इंडिविजुअल, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, बात खत्म है। तो करिए अब क्या होगा, ये 1 का किससे, 3 से, तो 1 × 3। ठीक, एक ही बार में अच्छे से समझ लो, फिर कभी टेंशन ही नहीं होना। एक मल्टीप्लाई करना सीख गया, उसका दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 × 3, अब क्या -2 और फिर ये 2, तो क्या होगा यहाँ पे +-2 और × 2। आ रही बात समझ में। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये है 3 और इसका एलिमेंट यहाँ पे -5, तो ये हो जाएगा 3 × -5। ठीक है, आ रही बात समझ में ना। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो पहले का काम हो गया खत्म। अब आते हैं सेकेंड पे। ठीक है, इसका रो, तो सेकेंड रो यानी कि यहाँ की बात चल रही है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसके अब जितने भी एलिमेंट्स हैं बारी बारी से इससे होंगे, तो यहाँ वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अरे बात समझ में, कॉमन है, एक ही पैटर्न है और कुछ भी नहीं। तो अब क्या करते हैं, 3 को 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 × 6, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, 3 × 2 = 6। अब 2 × -1 कितना हो जाएगा -2, और फिर ये -1 और 4 कितना हो जाएगा, ये -4, तो ये डायरेक्ट मैं लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यानी कि यहाँ वाला एलिमेंट। ठीक है, तो सेकेंड रो इज दिस और सेकेंड कॉलम इज दिस, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = कितना हो जाएगा, ये 9, और फिर प्लस इसका किस से, इससे 2 × 2 = 4, और फिर -1 का -5 से कितना हो जाएगा +5। आ रही बात समझ में। तो ये क्या 2 × 2 दिख रहा है, 2 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इक्वल टू, ये यहाँ पे कितना है 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज 2, फिर +12, ये एक एलिमेंट हो गया। फिर उधर कितना है 3 - 4, फिर कितना है उधर -15, और इधर कितना हो गया ये 4 - 2 = -6 और +6 = 0। फिर इधर कितना हो गया 5 × 4 = 9 और 9 = 18 है ना। इसी को फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 12 और 4 16, इधर कितना हो गया ये हो गया -1 और ये -15, तो -16। ठीक है, और फिर इधर 0, इधर 18, तो हो गया। यही हो गया क्या,
ए बी। जब ए बी को आप मल्टीप्लाई किए तो आंसर निकल के आ गया ये। तो ये कॉमन सा, ये अभी मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में और बहुत कुछ अभी जानना बाकी है हम लोगों को। हम लोग ये देखें कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चेक करना है कि वो मल्टीपल है कि नहीं। उसके लिए इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए। ये दोनों जब इक्वल हो गया तो इसका जो ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो ये क्रॉस ये होगा, हो गया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट्स होंगे इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ ए बी आई जे, मतलब फाइनल का जो एलिमेंट्स होगा ith रो ऑफ ए और jth कॉलम ऑफ बी। इसी तरीके से करते रहना है। तो फर्स्ट रो का उठाया एलिमेंट्स यहाँ पे और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे रख दिया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे रख दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे रख दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, जो आंसर आ गया वही आंसर हो गया हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन का। अब इसके बाद आगे देखते हैं बी ए जब इंट्रोड्यूस होगा। ए बी तो हो गया, बी ए का क्या आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो मैंने कहा कि ए बी और बी ए ये इक्वल होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं। जैसे हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5 तो दिस इक्वल टू 5 इंटू 3 भी होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना होता है कि ये डिफाइंड है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो जैसे अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, क्या था यहाँ पे 2 क्रॉस 3। तो जैसे इस तरह का कोई एक मैट्रिक्स था, मान लीजिए 1 2 3 1 2 3, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था। और फिर एक मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 2 का, 1 2 3 1 2 3, मान लीजिए ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये अगर ए मैट्रिक्स था और ये अगर बी मैट्रिक्स था या है, मान लीजिए कि ए इस तरह का है और बी इस तरह का है, तो क्या ए बी डिफाइंड है? ए बी हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे सोचते हैं ये हम? इसका लिखते हैं कि ए का क्या है 2 क्रॉस 3 और फिर इसका क्या है 3 क्रॉस 2, है ना। और फिर देखते हैं कि ये कॉमन है क्या। ये अगर कॉमन है तो ए बी निकलेगा और ए बी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पर लगता है इस पे बी ए पे। बी ए अगर करना चाहेंगे बी इंटू ए, बी का एलिमेंट्स पहले ए का एलिमेंट्स बाद में, तब बी ए का यहाँ पे लिख के देखना पड़ेगा। यही सबसे इजी मेथड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें होगा कि नहीं होगा। अगर आपको कंफर्ट नहीं होता है उसमें तो पहले इसको लिख लीजिए 3 क्रॉस 2 लिख लिया। अब इसको लिख लिया यहाँ पे 2 क्रॉस 3, ठीक है। देखा कि ये बीच में कॉमन है क्या, हाँ यहाँ भी है, यहाँ है, तो इसका मतलब बी ए भी डिफाइंड है और बी ए भी निकलेगा। लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा वो बताओ। बी ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा जो बच गया 3 क्रॉस 3। आ रही बात समझ में, 3 क्रॉस 3। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए बी और बी ए क्या इक्वल होगा? ए बी और बी ए यहाँ पे इक्वल है क्या? ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये तो नहीं होना। समझ में नहीं ना बात। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उसका ऑर्डर सेम और एलिमेंट सेम होता है, तब वो इक्वालिटी होती है। तो ए बी जो रिजल्टेंट आया वो भी तो मैट्रिक्स ही होगा ना, और बी ए जो रिजल्टेंट आया वो भी एक क्या है मैट्रिक्स ही है। और ये मैट्रिक्स बोल रहा है 2 क्रॉस 2, ये बोल रहा है 3 क्रॉस 3। तो एक यहां से पॉइंट क्या निकल के आया कि हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो, लेकिन ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो। ये एक पॉइंट निकल के आया ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल दैट कि ए बी इज डिफाइंड, बी ए इज डिफाइंड, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा हो सकता है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि बी ए डिफाइंड ही ना हो। ऐसा कौन सा केस होगा वो देखते हैं हम लोग। जैसे यहीं पे अगर हम लोग ऐसा कर लिए कि इस मैट्रिक्स को हटा दिया बी को, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, और यहां पे मैंने एक और एलिमेंट इस तरह से डाल दिया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 3। आ रही बात समझ में, 3 क्रॉस 3 हो गई ना। अब देखिए, अब मैं बी इसका फिर से इधर लिख रहे हैं हम लोग। ये हो गया पुराने वाले का, अब नए वाले का। अब जब ए बी निकालेंगे तो क्या चेक करेंगे? इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ठीक, और इसका क्या ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, ठीक है। यहां तो मिल गया ये 3 3, तो इसका मतलब ए बी डिफाइंड होगा, ए बी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इसका ऑर्डर ए बी का? ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा जो बच गया 2 क्रॉस 3। ये नहीं लगाना है कि 3 क्रॉस 2, जो पहले लिखा हुआ है ये क्या है ए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बी, तो ए क्रॉस बी, तो ए का जो बचेगा यहाँ पे 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 नहीं 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखते हैं कि बी ए के साथ सेम सिचुएशन है क्या।
बी ए का पहले क्या है 3x3 और फिर ए का क्या है यहाँ पे 2x3। अब तो भैया मुश्किल में पड़ गए हम यहाँ पे, ये 3 और 2 जो है ये तो इक्वल नहीं है, ये इक्वल जैसे ही नहीं है तो बी ए नॉट डिफाइंड है। अरे बस समझ, हम बी ए निकाल ही नहीं सकते। बी ए निकालने के लिए यहां पे और यहां पे ये दोनों इक्वल होना चाहिए, जो नहीं हुआ। तो अब यहां पे क्या हो सकता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो और हो सकता है कि बी ए डिफाइंड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सारी बात समझ में, मतलब क्या क्या केस हो सकता है। अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स डिफाइंड हो, ठीक है, और दोनों मैट्रिक्स अलग अलग भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और बी ए जो रिजल्टेंट है वो दोनों मैच ना करे, ठीक है, ये पॉसिबल है। अगर दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए बी डिफाइंड हो और बी ए डिफाइंड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरा केस भी बन सकता है ना, यहाँ पे क्या बन सकता है तीसरा केस कि ए और बी दो मैट्रिक्स हो, डिफाइंड भी हो ए बी, बी ए और दोनों इक्वल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, देखेंगे इसको आगे हम लोग कि ए बी और बी ए इक्वल भी होगा कभी कभी, हमेशा नहीं हो सकता, कभी ऐसा कंडीशन मिल जाए कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए। तो ये यहां पे आपको पता चला कि कहां पे नहीं होना। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4, ये कितना का कितना है 1x3 और b इक्वल टू अगर यहां पे आपको कोई दे दिया कि 2 2 1 1, ठीक है, और कोई पूछा कि ए बी निकालो इसका, आप निकाल सकते क्या ए बी? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसका अब लिख के देखो 1x3, इसका लिख के देखो 2x2, 2x2, तो ये तो इक्वल नहीं है, नहीं है तो ए बी डिफाइन नहीं है। सिंपल सा रूल है और कुछ भी रूल नहीं है यहाँ पे। आ रही ना बात समझ में? तो यहाँ पे ये सब बात समझ में आ गई कि किस तरह से हम लोग देखते हैं और किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए बताया कि इस तरह से एक लाइन ऊपर दिमाग में खींचो और एक लाइन इधर, ऐसे मैं भी करता हूँ इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। इधर खींचा, इधर खींचा, इधर से ये उठाया, इधर से ये उठाया और पहला एलिमेंट लिख दिया, इधर से उठाया, इधर से उठाया, दूसरा एलिमेंट लिख दिया। इस तरह से अगर मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई करने लगना है। सबसे पहले यही चेक करना है कि ये लिख दिए दोनों का, बीच में देखे कॉमन है क्या, हाँ है तो फिर होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉमन रूल और क्या निकल सकता है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो, उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए बताइए, क्या होगा? अगर यहां पे जैसे पहले क्या था, मान लो कि ए का ऑर्डर कितना m×n, ठीक है, और बी का ऑर्डर था कितना O×P, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर n और O दोनों इक्वल होगा तब ए बी डिफाइंड होगा, समझ आ रही बात? और तब ए बी होगा और बी ए करने के लिए क्या होगा, बी का क्या हो गया O×P और फिर ए का क्या हो गया m×n। तो इसमें अब क्या हो जाएगा कि P और M बी ए को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, किधर गया, P और M को इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे N इक्वल O होना चाहिए, यहाँ पे P इक्वल M होना चाहिए। हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया होगी ये क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जब छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे पहले लिया हुआ था इस तरह का, जो यहाँ पे था एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे था ना एग्जाम्पल, क्या था वो, ये क्या था यहाँ पे देखिए, ये था क्या 3x2 जो पहला एग्जाम्पल था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, इस केस में ए बी भी डिफाइन था 2x3 3x2 और बी ए भी डिफाइन था 3x2 और 2x3 में से ये हट गया 3x3। तो इन दोनों को डिफाइन होने के लिए आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि ये अगर m है और ये अगर n है और ये भी अगर, तो इसको क्या होना पड़ेगा n×m। अगर ये बात समझ में ये इस तरह से, अब इसको अगर नहीं समझे हो तो यहाँ पे समझ लो कि दो मैट्रिक्स तभी वो डिफाइंड होगा ए बी और बी ए जब उसका ऑर्डर m×n और n×m हो। मतलब इधर अगर 1×3 लिखा हुआ है तो उधर 3×1 हो, तभी दोनों चीज पॉसिबल होगा। अगर 2×3 है और 3×2 है तभी होगा पॉसिबल, माने इधर जो लिखा हुआ है इसका ऑर्डर इसका उल्टा ऑर्डर होगा, तभी ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा। बात आ रही है ना समझ में? ये कॉमन सी बात है और तो कुछ है नहीं। दूसरा कोई भी ऑर्डर होगा तो काम नहीं करेगा वहां पे। तो अब देख लेते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो कि काम आएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे इन जनरल कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। इन जनरल कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल कहने का मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए समटाइम्स, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इससे पहले।
अब क्या होता है कि एसोसिएटिव होता है, और जो भी चीज ये होता है और नहीं होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है? सबसे पहले कि वो मल्टीपल होने के लिए रेडी है कि नहीं, मतलब जो नियम है उसका कि इसका रो उसका कॉलम इक्वल हो तभी वो चीज आगे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं, और यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लिया और जो रिजल्टेंट आया उसको सी के साथ किया, ये इक्वल होगा। ए को पहले छोड़ दिया और बी सी को पहले कर लिया और फिर जो रिजल्टेंट आया उसको इससे किया, तो ये इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट कि ये मल्टीपल होने के लिए होना चाहिए, कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। मतलब ये जो रिजल्टेंट आया उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं, वो रो कॉलम वाला चेक करके। उसी तरह यहाँ भी, तो कहने का ये मतलब है कि ये एसोसिएटिव तब है जब मल्टीपल होने का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, देन हम लोग कह सकते हैं कि तीन मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन वैलिड होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, तो ये सब जैसे तीन मैट्रिक्स हैं और ये सब मल्टीप्लाई होने वाला जो कंडीशन है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन, उसको फुलफिल कर रहा है, देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी। इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करो, अभी इन जनरल इसको मैं सही बता रहा हूं, ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया तीन बातें यहाँ पे। अब यहाँ पे और क्या पॉइंट आ सकता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई बोला कि ए एक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, और इसको बोला कि ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए को दो बार मल्टीप्लाई किया, ए को खुद से ए के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए वो सोचिए आप, कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज होगा वो हर एक चीज ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, राइट। तो अगर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया कि 2 3 4 और 1 0 2, ये मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर कितना है 2, दो रो है और क्या है 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। ये अगर मैट्रिक्स है, ये अगर मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू दिस, तो आपसे कोई पूछा कि ए स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, इसको खुद से मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई होगा क्या, सबसे पहला चेक। अब देखना ये है कि ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए होना चाहिए, तो ए का जो यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 3, और फिर जो ए लिखेंगे तो वो क्या होगा 2 क्रॉस 3। तो अब क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ए स्क्वायर निकल ही नहीं सकता है। समझो नहीं बात, तो ए स्क्वायर इसका नहीं निकलेगा, तो किसका निकलेगा भैया, किसका निकलेगा, जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो यहां पे क्या होगा कि अगर मान लो 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा 2 क्रॉस 2 और फिर 2 क्रॉस 2। अरे बात समझ में, तो ये वाला हो जाएगा, होगा ना। आप ऐसे सोच रहे होगे कि कहीं दूसरा में भी तो ऐसा हो सकता है ना। जैसे देख लेते हैं हम लोग करके कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, ठीक, इसको फिर से आप करो, स्क्वायर करो, तो फिर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, जो पहले था वही यहाँ पे आ जाएगा, और जो बाद में था तो यहाँ पे लिखा गया, तो ये तो इक्वल कभी होगा ही नहीं। समझ आ रही ना बात, अगर स्क्वायर होगा तभी तो यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा। अरे बात समझ में, तो कहने का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर किसका पॉसिबल है, ए स्क्वायर इज पॉसिबल फॉर व्हाट, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हो सकता है आपको कोई ये मैट्रिक्स दे दिया और पूछ दिया स्क्वायर, आप निकालने में लग गए, 5 मिनट खत्म हो गए, बाद में पता चला स्क्वायर निकलना ही नहीं है। ए स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया। एक दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या समझने की बात है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, और ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया, ये जीरो नहीं होता, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब हर एक एलिमेंट जीरो है, ठीक। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट थे वो सब जीरो ही थे, या नल मैट्रिक्स, ए भी नल मैट्रिक्स था और बी भी नल मैट्रिक्स था, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ए बी नल मैट्रिक्स आ जाए लेकिन ए और बी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स ना हो। कैसे, देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 0 2 0 0 ले लिया और 0 1 0 0 0 ले लिया, ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये तो 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, होगा ना, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो ये दोनों इक्वल और ये होगा रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होता है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना, यूं और यूं, इधर और इधर, तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा 0, फिर इसका इसके साथ क्या हो जाएगा 0, फिर सॉरी इसका इसके साथ 0, फिर प्लस कितना हो जाएगा इसका इसके साथ 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड भी 0 आएगा, थर्ड भी हो जाएगा, आप करके देखिए आएगा, ठीक है। तो ये ए बी, ये हो गया क्या ए बी,
तो आपको दिखा कि ये नल मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स का एक भी सब एलिमेंट 0 है, ये जब नल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक एलिमेंट एटलीस्ट यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि 0 नहीं है। नल मैट्रिक्स होने के लिए हर एक एलिमेंट उस मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो ए और बी दोनों जो है नल मैट्रिक्स ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आ रही बात समझ में? और अगर ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी नल मैट्रिक्स हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि अगर आपको कोई बोला कि ये दो मैट्रिक्स है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो नल मैट्रिक्स आता है, तो अब ये बताओ कि उसको उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए बी को किए थे तो नल मैट्रिक्स आया और बी ए को करेंगे तो भी नल मैट्रिक्स आएगा। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स को जो आपके बोर्ड में ये पहले से पूछे जा चुके हैं। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले रहा कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ मैट्रिक्स बी दिया है और मल्टीप्लाई करके देखो, तो वो हर एक प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन अपने आप आ ही जाएगा, तो बीच में आपको तो मल्टीप्लिकेशन समझ ही जाना। और कोई भी प्रॉब्लम ट्राई करने से पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आपसे आगे बनेगा, नहीं तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए सबसे पहले। अब यहाँ पे ये देखिए, अभी जो प्रॉपर्टीज देखे हम लोग और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये सब चीज देखे, उसका यूज होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, फाइंड ए एंड बी, ये दोनों निकालना है। और कंडीशन एक दिया हुआ है यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोई तो सोच लेगा बुद्धिमान बच्चा कि ये तो प्रॉब्लम ही गलत दे दिया भैया, यहाँ तो 2a भी तो छोड़ दिया इसने, फॉर्मूला गलत दे दिया। ऐसा नहीं है, ये दिया हुआ है कि ये कंडीशन है, वो अर्थमेटिक में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको लेके चलते हैं, फिर अपने आप रिड्यूस होकर कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक, दिस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है वो अभी बताता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी और a प्लस बी। 2ab क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए बी और बी ए अलग अलग होता है, ये पता है ना आपको। अरे बात समझो, बी ए और ए बी ये दोनों अलग होता है मैट्रिक्स में, तो दोनों को ऐड करके 2ab नहीं लिख देना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो कभी इक्वल हो भी सकती है, कभी इक्वल नहीं भी हो सकती है, और दोनों आपको आप ऐड नहीं कर सकते। तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी जो हम लोग पढ़े थे कि मल्टीप्लीकेशन को इसको इस तरह से लिख सकते, क्या लिख सकते कि ए प्लस बी, ए लिख सकते हैं, फिर प्लस ए प्लस बी को बी के साथ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, ये ए बी नहीं लिखना है यहाँ पे, माइंडेड, ये हो गया बी ए। हरी बात समझ में, बी ए और ए बी में अंतर है। फिर प्लस ये क्या हो गया, ए बी, और फिर ये क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तब आप लिख सकते हैं बी ए प्लस ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऑपरेशन होगा तो जो रिजल्टेंट है वो मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है और इन दोनों को बोल रहा है कि ए बी करो और बी ए करो, नल मैट्रिक्स आएगा, तो फिर उसका इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। देखिए बी ए है तो बी को पहले लिख दिया हम लोगों ने, ए बी 1 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया b, और फिर a को लिख दिया, a को क्या हो गया 1 2 माइनस 1 माइनस 1, और फिर प्लस, पहले अब किसको लिखा, a को लिख दिया यहाँ पे 1 2 माइनस 1 माइनस 1, और फिर b को बाद में लिखा a b 1 माइनस 1, ठीक है। ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यही एक हेक्टिक टास्क है मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करिए। अब क्या करना है, इसको और इसको इस तरह से जो मैं सिखाया हूँ, क्या हो सकता है, आपका अपना भी मेथड हो सकता है, आप अपने तरीके से भी अपने माइंड में फिगर आउट कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना। ये मेरा तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दो, तो ये क्या हो गया a, और फिर प्लस 2 इसका इसके साथ हो गया ना। फिर इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस a यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब इसका इसके साथ ये हो गया b, और ये फिर क्या हो गया माइनस 2, ठीक है। और फिर इसका इसके साथ माइनस b, और फिर ये प्लस 1,
तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर इसको किसके साथ ऐड करना है, इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ये एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स, और दोनों का क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, ये भी 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो सकता है। अब क्या होगा फिर यहाँ पे दिस एंड दिस, इसका इसके साथ क्या होगा ये ए, और फिर इसका इसके साथ तो माइनस बी, ठीक है। फिर इसका इसके साथ कर लिए यहाँ पे, ये क्या हो गया 1 और फिर ये +1, ठीक। अब इसका इसके साथ 2a, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन से मैं इसको स्किप कर दूंगा और डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। 2a हो गया, फिर ये कितना हो गया -b, फिर ये वाला क्या हो जाएगा 2 और ये फिर क्या हो जाएगा +1, ठीक है। देखिएगा कहीं मिस्टेक भी हो सकता है प्लस माइनस में, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करना। तो सिंपल है, ऐड में तो कोई धंधा नहीं है, दिमाग नहीं लगाना कि ऑर्डर क्या है नहीं है, जो है उसको ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब उधर भी है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं है जितना इसमें है कि देखना दो ऑर्डर दो मैट्रिक्स का। अब क्या करना है यहाँ पे, इसको एलिमेंट वाइज क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो करिए इसको ऐड। अब क्या हो जाएगा ये हो गया a + a, दिस इज 2a, फिर कितना -b, और फिर कितना हो जाएगा ये -b + 2, ये हो गया ना फर्स्ट एलिमेंट। इन दोनों को ऐड करने के बाद a + a इज 2a -b + 2। दूसरा देखते हैं यहाँ पे 2a और ये -b + b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a - 2, ठीक है। देन अब आ जाइए यहाँ पे सेकेंड वाले पे, ये तो -a है, तो ये हो गया -a और फिर -1 और ये +2 तो +1 -a +1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है -b और फिर यहाँ पे क्या है 2 + 1 इज 3 और +1 इज 4, b + 4, और ये क्या हो गया टोटल इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा जिसके हर एक एलिमेंट यहाँ पे आप लिख ही दो, इसके 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है 2a - 2, इसको उसके साथ कर रहे इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कर दिया हमने -b + 4 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया b इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 देख लीजिए, और दूसरे जगह भी वही निकल रहा है कि नहीं, -a + 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाल के a इक्वल टू 1 इज 2 होता है, ठीक है, और 2 और प्लस ये क्या -b इक्वल टू 4 है और फिर ये 2 है, तो 2 + 2 इज 4 और -4 0, तो ये इसका तो वैलिड का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना निकल के आ गया 1 और b इक्वल टू निकल के आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग a और b को यहाँ पे फाइंड कर लिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला कि फाइंड मैट्रिक्स D, एक तीसरा मैट्रिक्स इसको चाहिए सच दैट CD - AB इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है वो देखिए कि CD - AB इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इम्प्लाइज CD इक्वल टू AB, ऐसा ही बोल रहे हैं ना ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि D एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, जो सबसे पहले तो वही चाहिए आपको, है ना, सबसे पहले तो यही पता करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि CD इक्वल टू AB जब दिया हुआ है तो A और B मैट्रिक्स यहाँ तो पता है हमको, पता जब है तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो AB का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2 क्रॉस 2 होगा ना, ठीक है। तो यानी कि इधर वाला 2 क्रॉस 2 हो गया, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि इसका भी 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, C और D को, D पता नहीं क्या है, लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 आना चाहिए इसका। तो C का तो पता है मेरे को, C का क्या पता है कि 2 क्रॉस 2 है C का, और D का पता नहीं है मुझे कि इसका क्या है ऑर्डर, लेकिन रिजल्टेंट पता है मुझे कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। जब C और D को हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये तो 2 होना ही पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होगा, समझ में आ रही बात। और ये जब 2 है और इसको 2 क्रॉस 2 होना है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। यानी कि D जो मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 2 ही होगा, ये पता चल गया। तो अब हम मान लेते हैं कि D एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A B X Y है, कुछ भी मानो, ABCD मानो, PQRS मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A B X Y मान लिया। अब तो ये पता चल गया ना ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक। तो अब ये जब पता चल गया, यही तो मेन चीज था इसमें फाइंड करना। अब वहां पे लिख दीजिए CD है, तो CD में क्या है पहले 2
3 मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 5 8, दिस इज मैट्रिक्स सी। और डी तो पता चल गया मुझे कि ए बी एक्स वाई, इसी 4 एलिमेंट को पता करना है ना। दिस इक्वल टू ए बी, तो ए क्या है 2 3 -1 4, और फिर बी कितना है 5 7 2 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेट कीजिए एक एक एलिमेंट्स को, बात खत्म है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे होल्ड करेगा। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, 2a आप अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। अब ये जो हो गया इक्वालिटी हो गया, इसका मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, इस तरह से चारों टर्म को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेशन 4 निकल गया, 4 वेरिएबल है, हो गया, सब पता और क्या करना है इसमें। 2a + 5x इक्वल टू कितना 3, और फिर एक और दूसरा यहाँ पे क्या है 3a + 8x इक्वल टू कितना 43, ठीक। एक और इक्वेशन यहाँ पे क्या है 2b + 5y इक्वल टू कितना 0, और फिर ये 3b + 8y इक्वल टू 22। ये अलग क्यों लिखा हुआ है, ax ax by dy, इन दोनों से by निकल जाएगा, इन दोनों से ax निकल जाएगा, बात खत्म है। अब करना क्या है यहाँ पे, ये तो बच्चों का खेल है, आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर आपको मिल जाएगा। मैं कर देता हूँ, कितना होगा ये कि यहाँ पे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 3 से करने पे 6a प्लस कितना हो जाएगा 15x प्लस दिस इक्वल टू 3 × 9, ठीक। इसको जब करेंगे 2 से, तो ये 6a प्लस 16x इक्वल टू 43 × 2, 4 दूनी 8 8 6 86। इसको कर देंगे माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस x इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना होगा 77, कितना होगा ये तो पता नहीं चल कितना होगा 77 ही होगा, क्योंकि 77 में मतलब माइनस 77 7 9 7 16 16 1 7 8, ठीक है। इतना टाइम लग गया मुझे करने में, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहता था। x इक्वल टू निकल जाएगा 77, इस x को कहीं भी डाल दीजिए इसमें, तो फिर यहाँ पे निकल जाएगा क्या 2a प्लस ये बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आ गया 77 दिस इक्वल टू 3 है, तो ये हो गया 2a प्लस कितना हो गया 35 3 35 और 3 कितना 38 इक्वल टू 3, ये फिर 2a इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ये 3 माइनस ये 383 माइनस, तो a इक्वल टू माइनस 383 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर हो गया। और क्या नहीं, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया ना, 2 382 दिस इक्वल टू -191, ठीक है। ये होगा ना, ये आंसर इसका a इक्वल टू निकल गया इतना, x इक्वल टू निकल गया इतना, ठीक। अब इन दोनों को फिर सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इसको आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो फिर ये कितना हो जाएगा 3 × 2 is 60 प्लस 15y दिस इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6b प्लस 16y इक्वल टू 44, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये 6 कैंसिल, फिर यहाँ पे -y दिस इक्वल टू -44, तो y इक्वल टू 44, y इक्वल टू 44 आ गया, फिर यहाँ पे डाल दीजिए, तो 2b प्लस 44 × 5 तो ये 22 दिस इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -110। अरे यही तो होता है, कैलकुलेशन बनाएंगे, मिस्टेक नहीं बनाएंगे। एक्चुअली तो फाइनल मैट्रिक्स कितना होगा, d इक्वल टू, इसका तो मैट्रिक्स लिखना है ना a b x y, तो a कितना निकला -191, और b यहाँ पे कितना निकला -1110, x कितना निकला 77, और y कितना निकला 44। तो ये मैट्रिक्स आंसर हो गया।